नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं भारत का एकीकरण। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत जब आजाद हुआ 1947 के अंदर तो दो देश बनाए गए थे। दो देश थे, भारत और पाकिस्तान। ये हम बात करें तो 1947 का अधिनियम की धारा 8 के तहत दो देश बनाए गए थे, भारत और पाकिस्तान। इससे पहले हम बात करें तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी भारत के अंदर वो दो तरीके से थी। एक तो यहाँ पर बनाए गए थे प्रांत और दूसरे थी रियासतें। तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इन प्रांतों को जो जिसके अंदर कांग्रेस जीती थी उसके अंदर उसको भारत के अंदर शामिल कर दिया गया, और जहां पर मुस्लिम लीग जीती थी उनको पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया था। पर बात आती है उस समय 562 रियासतें थे, उनको बात आती थी। इनको 3 प्रकार के विकल्प दिए गए थे, क्योंकि यह भारत सीधी सी ब्रिटेन की सरकार के साथ समझौता करके ये ब्रिटेन के अंदर शामिल हुई थी। तो इन रियासतों को भी साथ में स्वतंत्र कर दिया गया। ये इन रियासतों को स्वतंत्र किया गया तो उनके पास 2 ऑप्शन रखे गए थे। एक तो ये सीधी भारत में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या फिर ये स्वतंत्र रह सकती है। तो इस प्रकार रियासतों के बारे में ये बखेड़ा खड़ा हुआ था। अब आगे हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर भारत के अंदर जब बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार राज्यों का गठन किया गया, तो उनके बारे में जो सबसे पहले बात आती है तो वो बात आती है कि इनके अंदर हम देखते हैं कि भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया गया था। भाषाई प्रांतीय आयोग में बात करें तो ये कौन था? भाषाई प्रांतीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एस के धर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। इनका पूरा नाम है सुदर्शन कुमार। जून 1948 के अंदर धर आयोग का गठन किया जाता है। इस धर आयोग को गठन करने का कारण यह था कि जो भारत के अंदर राज्यों का गठन किया जाएगा वो गठन का आधार क्या बनाया जाए, क्योंकि उस समय लगातार मांग चल रही थी कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो उसके लिए भाषाई प्रांतीय आयोग की भाषाओं के आधार पर गठन करना क्या सही रहेगा, इसकी राय जानने के लिए एस के धर आयोग का गठन किया गया। तो जून 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद दिसंबर 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में राज्यों का गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं किया जाकर प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट की जो सिफारिश करी थी इसकी काफी आलोचना हुई। काफी आलोचना होने के कारण जनता में भी इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो उसके बाद के अंदर कांग्रेस ने अपनी खुद की समिति बनाई, जिसे कहते हैं अपन जेवीपी समिति के नाम से जाने जाते हैं। इस जेवीपी समिति में 3 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभ सीतारामैया था। इस जेवीपी समिति को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है कांग्रेस की भाषाई प्रांतीय समिति। इसके बारे में बात करें तो यह दिसंबर 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर 1948 में स्थापना हुई थी। इस समिति का कार्य था कि जो धर आयोग ने रिपोर्ट दिए उस रिपोर्ट की जांच करना। उसके बाद अप्रैल 1948 में ये जेवीपी समिति अपनी रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में कहती है कि राज्यों के गठन का आधार भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ये चीज मानी, बल्कि इसके साथ ये भी कहा कि हम विचार कर सकते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी या स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसके लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। उसके लिए जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। यदि हम जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर रियासत में शासक हुआ करते थे उस समय हरि सिंह, और यहाँ की जो जनता थी वो ज्यादातर मुस्लिम थी, और यहाँ का जो शासक था वो था एक हिंदू। इस कारण यह एक विवादित स्थिति में रहा था। और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी है, उसके नेता थे शेख अब्दुल्ला, जो प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनके दादाजी थे शेख अब्दुल्ला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर शामिल होना चाह रही थी, पर हरि सिंह स्वतंत्र रहने के प्रयास के अंदर थे। इस कारण उन्होंने न तो पाकिस्तान के साथ समझौता किया और न भारत के साथ समझौता किया। एक तटस्थ भूमिका रहने की कोशिश की। भाई जम्मू कश्मीर एक राज्य बनकर रहे, एक अपना अलग से स्वतंत्र रियासत रहे। फिर उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की ओर से कबायली घुस गए। ये कबायली थे, यहाँ पर घुसने के बाद यहाँ पर हुड़दंग मचाई,
यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर मारा गया। जिसके बाद 24 सितंबर को यहाँ के शासक हरि सिंह ने दिल्ली में टेलीग्राम भेजा कि हमारे 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 ऊपर आक्रमण हो गया, कबीलों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए हमें बचाया जाए। उसके बाद 26 सितंबर 1947 को यहाँ के महाजन पीएम, जम्मू कश्मीर के पीएम थे, उसके अलावा शेख अब्दुल्ला ने भारत से सहायता मांगी, परंतु भारत ने सहायता देने से मना कर दिया। क्यों? ये स्वतंत्र भारत में किसी प्रकार शामिल होने के लिए राजी नहीं था, तो भारत सरकार ने मना कर दिया कि आप भारतीय सेना आपकी सहायता नहीं करेगी। उसके पश्चात यहाँ हरि सिंह ने 26 सितंबर को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। उसके बाद भारत ने यहाँ पर सहायता की और यहाँ पर सेना भेजी और 27 सितंबर 1947 को श्रीनगर को सुरक्षित कर लिया गया। यहाँ से कबायली थे उनको भगा दिए गए। इस प्रकार ये जम्मू कश्मीर का विलय भारत के अंदर शामिल हुआ था। ये एक शॉर्ट के अंदर है, आगे हम इसके बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कर दें, फिर हमने यूएनओ में भी गए थे। उसके बाद ये यहाँ पर अभी तटस्थ स्थिति, यूएनओ के ने तटस्थ स्थिति अपनाई हुई है कि दोनों सेना अपना पीछे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे चुनाव कराए जाएंगे, जनमत संग्रह करवाया जाएगा कहाँ पे ये शामिल होना चाहता है, परंतु ना तो भारत की सेना पीछे हट रही है, ना पाकिस्तान की सेना पीछे हट रही है, जिसके कारण ये जम्मू कश्मीर का विलय, जो अपन बोलते हैं कि पीओके वाला क्षेत्र है, वो अभी यहाँ पर अटका हुआ है। फिर हम आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बाद बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ ये गुजरात का भाग है। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वो उस जूनागढ़ में आता है। जूनागढ़ से वैसे देखें तो पाकिस्तान के साथ सीधी सीमा नहीं लगती थी, बल्कि एक तटीय सीमा लगती थी, समुद्र के साथ सीमा लगती थी। यहाँ का नवाब मुस्लिम था, परंतु यहाँ की जो आबादी थी वो अधिकतर हिंदू थी। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जूनागढ़ में आबादी हिंदू थी बल्कि नवाब मुस्लिम था। जबकि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर उल्टा था, वहां का नवाब हिंदू था, वहां का शासक हिंदू था, बल्कि वहां की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। यहाँ का दीवान हुआ करते शाहनवाज भुट्टो। इन्होंने 6 नवंबर 1947 को भारत सरकार को आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। फिर भारत ने जनमत संग्रह करवाया था 20 फरवरी 1948 को, और जनमत संग्रह के बाद 90% वोट भारत को मिले और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें तो जूनागढ़ भारत का हिस्सा कब बना? 20 फरवरी 1948 को। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक मुस्लिम था और यहाँ की अधिकतर जनता क्या थी? हिंदू थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की। जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ का नवाब था मीर उस्मान अली, और उसका जो सलाहकार था वो था वॉल्टर मॉकटन। इंग्लैंड से बुलाया गया था। ये इस समय हम बात कर सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हम जैसे यूएई की शेख के बारे में बात करते हैं, सऊदी अरब के शेखों के बारे में बात करते हैं कि वो एक बड़े लीडर है, उसी प्रकार उस समय हैदराबाद अपने आप में एक बड़ा लीडर हुआ करता था और ये स्वतंत्र रहने के प्रयास थे। तो उन्होंने कि हम कहाँ शामिल हो, कहाँ शामिल नहीं है, उसलिए वहां से वकील बुलाया था मॉकटन। कौन? मॉकटन, इंग्लैंड से बुलाया गया था। फिर उसके बाद 19 नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल समझौता करता है। स्टिल स्टैंड समझौता क्या होता है कि हमारी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है हम उसी स्थिति में शामिल रहना चाहते हैं, हम ना पाकिस्तान में शामिल होंगे ना भारत में शामिल होंगे। तो फिर उसके बाद भारत सरकार ने के.एम. मुंशी, आगे भी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, के.एम. मुंशी को यहाँ पर दूत बनाकर भेजा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता सीधा सीधा कि भारत सरकार ने हैदराबाद में दूत बनाकर किसको भेजा था? तो हैदराबाद में दूत बनाकर किसको भेजा था? के.एम. मुंशी को भेजा था। हैदराबाद ने स्टिल समझौता कब किया था? ये 20 नवंबर 1947 को किया था। उसके बाद भारत सरकार यहाँ पर ऑपरेशन करती है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 13 दिसंबर 1948 को और ये 4 दिन चलता है। उसके बाद 17 सितंबर 1948 को मीर उस्मान अली भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करते हैं। इस प्रकार हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। तो हम देखते हैं कि हैदराबाद भारत में शामिल कैसे हुआ। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। सिग्नेचर कब हुए थे? 27 सितंबर 1948 पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ का शासक कौन था? मीर उस्मान अली यहाँ का शासक था। अब आगे हम बात करें तो अब बात करेंगे हम पांडिचेरी। पांडिचेरी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है।
तो उस केंद्र शासित प्रदेश का विलय हुआ था। तो यह किस देश का उपनिवेश था? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यह फ्रांस देश से उपनिवेश है। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं कि भारत किस देश से आजाद हुआ, तो भारत इंग्लैंड से आजाद हुआ, ब्रिटेन से आजाद हुआ। जबकि जो पांडिचेरी था वो कौन से देश का उपनिवेश था? वो फ्रांस का उपनिवेश था। तो यहाँ फ्रांस का उपनिवेश था वो 4 जगह थी, माहे, यमन और कराईकल। माहे, यमन, कराईकल और पांडिचेरी, इनके ऊपर नियंत्रण किसका था? फ्रांस का था। एक नियंत्रण फ्रांस का और था, वो था चंद्रनगर। चंद्रनगर यह वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो 19 जून 1946 को चंद्रनगर को भारत को सौंप दिया गया था। जब बात आती है पांडिचेरी, माही, यमन, कराईकल, यह पांडिचेरी के अंतर्गत ही चारों जिले आते हैं, पांडिचेरी, माही, यमन और कराईकल। तो उनको नियंत्रण 1 नवंबर 1954 को भारत को सौंप दिया गया था। पर जब बात करें ऑफिशियली रूप से, भारत को मई 1962 के अंदर फ्रांस की संसद ने अनुसमर्थन किया और भारत के अंदर पांडिचेरी शामिल हुआ। भारत में पांडिचेरी शामिल हुआ तो भारत में पांडिचेरी को 1962 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार पांडिचेरी का विलय भारत के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे पांडिचेरी के विलय, कि पांडिचेरी किस देश का उपनिवेश था? तो हम बात कर लेंगे पांडिचेरी उपनिवेश था फ्रांस का। फिर इसके बाद में चंद्रनगर का विलय कब हुआ था? चंद्रनगर का विलय हुआ था 19 जून 1946 को समझौता हुआ था। फिर फ्रांस की संसद ने पांडिचेरी को कब अनुसमर्थन दिया था? भारत में विलय के लिए मई 1962 के अंदर अनुसमर्थन दिया था और 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर अब आगे बात करें पुर्तगाली। भारत के अंदर आने वाले पहली विदेशी शक्ति कौन थी? तो विदेशी शक्ति थी वो थी पुर्तगाली विदेशी शक्ति। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली पर। पुर्तगालियों का कहां कहां का शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन था दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा। कहां पे? दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा। यहाँ पर कौन से देश का शासन था या किस देश के उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। पांडिचेरी किस देश के उपनिवेश थे? तो पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। सबसे पहले पांडिचेरी इन क्षेत्रों को छोड़कर जाने का विचार नहीं था, वो लगातार यहाँ पर बना रहना चाह रहा था। तो उसके लिए हमने कहीं इसके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। सबसे पहले 1951 के अंदर पांडिचेरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। वहां पर जाकर गुहार लगाता कि जो दादर नागर दमन दीव गोवा है वो हमारा क्षेत्र है और हमारा ही रहना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर उसके बाद यहाँ पर वो 1960 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस हार जाता है। उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर जाता है। कौन? पुर्तगाल। फिर उसके बाद देखें 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना पुर्तगाल के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। उसके बाद 18 दिसंबर को ऑपरेशन विजय चलाया गया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल ने समर्पण कर दिया। उसके बाद दमन दीव और गोवा भारत में शामिल हो गया। तो गोवा और दमन दीव भारत के अंदर कब शामिल हुए? 19 दिसंबर 1961 को शामिल हो गए। और दादर नागर हवेली कब शामिल हुए? 21 जुलाई 1954 के अंदर दादर क्षेत्र को क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था और 2 अगस्त को जो दादर नागर क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दादर नागर, दमन दीव और गोवा किस देश के उपनिवेश थे? तो किस देश के उपनिवेश थे? तो वो उपनिवेश था पुर्तगाल। कौन सा देश? पुर्तगाल। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं पुर्तगाल के अंदर कई प्रयास के, तो किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाल के जो क्षेत्र थे वो भारत में शामिल हुए? ऑपरेशन विजय। जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो वहां पर ऑपरेशन कौन सा था? वहां पर ऑपरेशन था पोलो। तो दोस्तों यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक।